इलॉन मस्क, जो कहते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस। चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी से मिले एआई डिस्कस करने के लिए। वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। उन्होंने खुद ने बनाई हुई कंपनी कितनी डेंजरस हो सकती है ये वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचाने के लिए। आज गूगल जैसी कंपनी भी चैट जीपीटी से डरती है। जब भी हम द मैट्रिक्स या टर्मिनेटर जैसी मूवीज देखते हैं तो हमें लगता है कि रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गुलाम बनाएंगे और दुनिया पर कंट्रोल करने लगेंगे। क्या ये साइंस फिक्शन है या आने वाले कल की सच्चाई? ये सवाल लेकर हम पिछले हफ्ते पहुंचे फ्रांस में विवा टेक में। ये है यूरोप का सबसे बड़ा टेक इवेंट, जहां हमने दुनिया के बेस्ट एआई स्टार्टअप से बात की, उनके टेक्निकल नॉलेज को समझा और आज वही सारा नॉलेज हम एक आसान भाषा में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ शॉकिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। Is AI dangerous? कैलकुलेटर्स मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं करते, वैसे ही AI ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना। लाइन एकदम मस्त है, लेकिन कितनी सच है? IBM ने डिक्लेयर किया है कि वो जॉब्स के लिए हायर करना बंद करने वाले हैं, क्योंकि अब AI वो सारे काम कर सकता है जो एक समय ह्यूमंस किया करते थे। इसी साल मई के महीने में 80,000 जॉब्स AI की वजह से चले गए। लॉजिक सिंपल है, AI बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स फिनिश कर सकता है। एक नए एम्प्लॉय को हायर करना, उसे ट्रेन करना, उसे सैलरी देना, इससे अच्छा है कि कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे। यानी जहां आप ऐसे फोटोज के लिए कुछ लाख रुपए खर्च करते, वो काम अब आप सिर्फ 1400 रुपए में कर सकते हैं। Companies use it for their business cards, for their IDs, for their website, for content marketing. So basically, all of the traditional use cases that they required a photographer for, they can now do it online, 10 times faster, 10 times cheaper. जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब्स को खतरा होता है, फिर व्हाइट कॉलर जॉब्स को और फिर क्रिएटिव जॉब्स, क्योंकि हमने हमेशा से ये माना है कि एक मशीन इंसान से बेहतर क्रिएटिव काम नहीं कर सकती। लेकिन ये कल की बात, ये सारा आर्ट किसी आर्टिस्ट ने नहीं, एआई ने बनाया हुआ है। आज मिडजर्नी जैसे एआई वर्ल्ड क्लास आर्ट कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। फोटोग्राफर्स, स्टूडियोज, ग्राफिक डिजाइनर्स, कॉपीराइटर्स, ये सब जॉब्स अब खतरे में। इसका मतलब ये है कि एआई से रिप्लेस होने का डेंजर क्रिएटिव फील्ड वाले लोगों को सबसे ज्यादा है और हर कंपनी प्रॉफिटेबल रहने के लिए यही करने वाली है। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं इज AI डेंजरस, तो अक्सर डिस्कशन यहीं पर रुक जाता है कि AI कैसे हमारे जॉब्स खा लेगा। ये ऐसे पूछने जैसा है कि क्या गाड़ियां आने पर बैलगाड़ी चलाने वाले जॉबलेस हो गए? ऑफ कोर्स वो लोग जॉबलेस हो गए जिन्होंने बैलगाड़ी छोड़कर गाड़ी चलाना नहीं सीखा। जॉब्स रिप्लेस हो गए और वो जॉब्स करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स रिप्लेस हो। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने 1 लाख पुराने जॉब्स डिस्ट्रॉय किए तो 1 लाख नए जॉब्स इन्वेंट भी किए। लेकिन एआई का डेंजर सिर्फ जॉब रिप्लेसमेंट नहीं है। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। 1 साल पहले की बात, गूगल अपना एआई डेवलप कर रहा था और उन्हीं के एक इंजीनियर ने मीडिया में जाकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद गूगल ने उस इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया। उस गूगल एम्प्लॉय ने ऐसा क्या कहा? He said, AI is conscious, AI has a soul, AI is risky। क्यों? ट्रॉली प्रॉब्लम की वजह से। क्या है ट्रॉली प्रॉब्लम? सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज एक रियलिटी है। आपने ऐसे वीडियोस ऑनलाइन देखे होंगे जहां टेस्ला जैसी स्मार्ट गाड़ी अपने आप हाईवे पर 100 की स्पीड से जा रही है और ड्राइवर को रोड पे ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। जो डिसीजन ड्राइवर लिया करता था वो डिसीजन आज एआई लेता। लेकिन सपोज गाड़ी चल रही है और रास्ते के कॉर्नर से फटाक से 2 बच्चे अपने बॉल का पीछा करते करते रास्ते पर आते हैं और इन 2 बच्चों को बचाने का एक ही रास्ता है कि गाड़ी को जोर से टर्न करो और रास्ते के उस पार ले जाओ। और दूसरी साइड से एक ट्रक आ रहा है। इस ट्रक के साथ टक्कर होने के बाद गाड़ी में बैठा हुआ इंसान बच नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन में एआई को क्या करना चाहिए? इसे 1967 में फिलिपा फुट नाम के एक फिलोसोफर ने ट्रॉली प्रॉब्लम ये नाम दिया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर एआई और ह्यूमन ड्राइवर में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता तो वो जो भी करता उसके लिए वो जिम्मेदार खुद होता। लेकिन एआई को क्या करना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिसाइड कौन करेगा कि एआई को क्या करना चाहिए? एआई को बनाने वाला इंजीनियर, एआई को ओन करने वाली कंपनी, एआई जहाँ ऑपरेट कर रहा है वो सरकार, या फिर वो इंसान जिसने अपने पैसे देकर ये एआई से चलने वाली गाड़ी खरीदी। ये एक माइंड ब्लोइंग सवाल है जिसका जवाब अब तक इंसानों ने नहीं ढूंढा। ये बस एक एथिकल डिलेमा है। ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में सारे एआई कंपनीज को एक पेज पर आने की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं, दुनिया के कई सारे ग्रेटेस्ट टेक माइंड्स कहते हैं। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने एक ओपन लेटर लिखा जिसका टाइटल है पॉज जायंट एआई एक्सपेरिमेंट्स। चैट जीपीटी जिन्होंने बनाया वो खुद सैम ऑल्टमैन भी मानते हैं कि हमें रेगुलेशंस आने तक पावरफुल एआई बनाना पॉज करना चाहिए। यहाँ कीवर्ड है सारे कंपनीज को, क्योंकि आज गूगल और ओपन एआई को छोड़कर कई सारे अलग अलग कंपनीज हैं जो एआई को अलग अलग यूजेस के लिए डेवलप कर रहे हैं और सब कंपनीज के इंटेंशंस अलग अलग होते हैं। ये है एक जीनोबॉट जो 1 मिलीमीटर से भी छोटे साइज का रोबोट है। इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे पहला लिविंग रोबोट है। ये रोबोट्स खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक पैकमैन जैसे दिखने वाला जीनोबॉट अपने इर्द गिर्द स्टेम सेल्स ढूंढता है और उन्हें कलेक्ट करके अपने मुंह में रखता है। फिर कुछ दिनों बाद नए जीनोबॉट्स जन्म लेते हैं। ये डेवलप मेडिकल पर्पस के लिए हो रहा है। एआई की मदद से ये जीनोबॉट्स आपकी बॉडी में जहाँ प्रॉब्लम
हैं वहाँ तक मेडिसिन डिलीवर कर सकते हैं। सिमिलरली इन्हें समंदर में छोड़ा जा सकता है ताकि वो ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स कलेक्ट करके इकट्ठा कर सके और हमारे समंदर को क्लीन कर सके। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस वेपन्स डेवलप करने के लिए भी यूज हो सकती है। कोविड के समय हमने देखा कि एक वायरस दुनिया को पॉज कर सकता है, सप्लाई चेन्स तोड़ सकता है, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एआई का इस्तेमाल बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए हुआ तो टारगेटेड वायरसेस सिर्फ स्पेसिफिक लोगों पर अटैक कर सकता है। हो सकता है कोई देश कोई ऐसा वायरस डेवलप करे जो सिर्फ एक रेस को एलिमिनेट कर सकता है। ऐसे रोबोट्स बनाए जो दुश्मन की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। और जब ऐसे क्रूअल इंटेंशंस की बात होती है तो एक ही देश का नाम याद आता है, चाइना। चैप्टर 2, चाइनाज एआई थ्रेट। चाइना एक टेक्नो नेशनलिस्ट देश है जो अपने बजट में से हर साल $450 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना ने पिछले एक साल में $17 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से उठाए जो सिर्फ और सिर्फ एआई डेवलपमेंट में यूज होंगे। हमने एआई के बारे में अराउंड पिछले एक साल से सुनना स्टार्ट किया, लेकिन चाइना 1980 से एआई डेवलप कर रहा है। 1980s में जब इन्फोसिस जैसे कंपनीज को कंप्यूटर्स ऑर्डर करने के लिए महीनों तक रुकना पड़ता था, तब चाइना ने चाइनीज एसोसिएशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश की। 2006 में ही उन्होंने अगले 15 सालों के लिए क्या प्लान होगा वो रेडी करके रखा था। चाइना का प्लान है कि एआई टेक्नोलॉजी आउटपुट को 2025 तक $22 बिलियन और 2030 तक $147 बिलियन तक पहुंचाना है। बाइडू चाइना का गूगल है जिन्होंने चैट जीपीटी जैसे ही एक लैंग्वेज मॉडल बनाया जिसका नाम है अर्नी। चाइना में इन टोटल 1189 फर्म्स है जो एक्टिवली एआई पर काम कर रहे हैं। चाइना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में विश्वास रखता है। नेट ड्रैगन नाम की एक कंपनी है जिसने एक एआई को ही अपना सीईओ बना दिया है, यानी कंपनी के सारे डिसीजंस फाइनली उस एआई के थ्रू होकर गुजरते हैं। इसका एक और फायदा है क्योंकि एआई पर कोई केस नहीं कर सकता, यानी अगर कल जाकर ये कंपनी डूब गई तो इन्वेस्टर्स एआई पर केस तो नहीं ठोक सकते। फ्यूचर में यही मॉडल कई कंपनीज अप्लाई कर सकते हैं जहां सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एआई हो, ताकि कंपनी हाई रिस्क डिसीजंस ले पाए और फोकस प्रॉफिट बढ़ाने पर करे। अगर कंपनी नहीं चली तो नो प्रॉब्लम, ब्लेम एआई पर डाल देंगे। चाइना में 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इन सारे कंज्यूमर्स का डेटा चाइनीज रिसर्च के लिए अवेलेबल होता है। चाइना में 1.4 मिलियन स्किल्ड इंजीनियर्स हर साल तैयार होते हैं, जिनमें से 1/3 ऑलरेडी एआई के फील्ड में एजुकेशन लिए बैठे हैं। उन्हें इंग्लिश ना आने की वजह से उनमें से कई लोग चाइना छोड़कर किसी दूसरे देश जाने की सोच भी नहीं सकते और वो चाइना में ही काम करते हैं। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि उन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी से इंटर्न्स एक्सेप्ट करना बंद किया है क्योंकि उन सारे इंटर्न्स के मिलिट्री के साथ कनेक्शंस पाए गए। लेट मी रिमाइंड यू, ओपनएआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट है, यानी ओपनएआई और चैट जीपीटी जिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर फंक्शन कर रहा है वो सारी टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के पास भी है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन चाइनीज मिलिट्री के हाथ लग गई तो उनके पास एक काफी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, बहुत बड़ा टैलेंट पूल। चाइना के पास ये सब है और ये भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। कैसे? इट इज सिंपल। चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत से काफी एडवांस है, लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत पीछे, और यही चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि उन्होंने लास्ट वॉर वियतनाम से लड़ी थी और वो भी 1979 में, जो वो हार गए। उनके जवानों को माउंटेन्स में लड़ने का एक्सपीरियंस है ही नहीं, लेकिन एआई की मदद से वो सेल्फ ड्राइविंग टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, ड्रोन्स बना सकते हैं। ऐसे सबमरीन्स ऑलरेडी हमारे बॉर्डर्स के अंदर आते हैं और फिर हमारी नेवी उन्हें भगा देती है, लेकिन ये सारी न्यूज यूजुअली आप तक पहुंचती ही नहीं। चैप्टर 3, रूल्स फॉर एआई। इलॉन मस्क एआई को डेंजरस कहते हैं। इसके रीजंस क्या हैं? 1, एआई बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। 2, जो लोग एआई डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी एआई के लिमिटेशंस पता नहीं है। 3, एक पॉइंट के बाद एआई ह्यूमन से स्मार्ट होने ही वाला है। इस वीडियो में हमने थ्रेट्स की बात की, जॉब मार्केट में थ्रेट्स की बात की, मिलिट्री थ्रेट्स की बात की। इतने सारे थ्रेट्स होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेशंस की जरूरत है, रोबोट लॉज की जरूरत है। अगर आपने आइजैक एसिमोव की बुक्स पढ़ी होंगी तो उन्होंने रोबोट्स के लिए 3 रूल्स बनाए थे जो शायद हमें आज अप्लाई करने की जरूरत है। वो 3 रूल्स कुछ ऐसे हैं, आप वीडियो को पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। यूरोप में एआई लॉज आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं। ये डिसाइड हो रहा है कि कंपनीज और एआई के रूल्स क्या होने चाहिए। And so in about a year, you're going to have the first regulation coming into place in Europe. यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लाया है जो ट्रस्ट वर्दी एआई लाना चाहता है, जो एआई टेक्नोलॉजीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। हर कैटेगरीज के लिए रूल्स अलग हैं। फॉरेन कंपनीज अगर एआई टेक्नोलॉजी ईयू के लोगों को बेचना चाहते हैं तो ये एक्ट उन पर भी लागू होगा, और ये भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कोई भी चाइनीज फोन अपने यूजर्स का डेटा चुराता रहेगा और अपने देश भेजता रहेगा। हमारी परमिशन के बगैर हमारी डेटा के हेल्प से चाइना अपना एआई A बना। company doing high risk system will now need to have a real process of validation, a real process of design, and obviously tools like ours to help them achieve the requirements of the AI Act. So what we do is we are a software editor. We provide a software to measure the trust you can have in an AI system. We usually work within critical systems like planes, car, railway, and for them we provide tools to really assure that the system is going to work as intended. चैप्टर 4, द पैराडॉक्स। यूजुअली जब एआई की बात होती है तो इंटरनेट पर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं,
एक ग्रुप होता है जो एआई की पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, एक्साइटिंग फ्यूचर पर फोकस करता है, और दूसरा ग्रुप डेंजर्स पर फोकस करता है। सच तो यह है कि एआई कोई एक इंसान या फिर एक कंपनी नहीं है, ये हजारों कंपनीज हैं और अलग अलग देश हैं जो अपना अपना एआई डेवलप कर रहे हैं। उनका अप्रोच अलग अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं और उनकी एआई भी अलग अलग है। आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये खुद एआई बनाने वाले लोग भी नहीं जानते। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि एआई भारत के लिए डेंजरस हो सकता है। क्यों? डिजिटल डिवाइड की वजह से फ्यूचर में दो तरह के लोग होने वाले हैं। एक वो लोग जिन्हें एआई का नॉलेज है, और दूसरे वो लोग जो डिनायल में जी रहे हैं, जो इस बात को देखकर अनदेखा कर रहे हैं कि जिस बात के वो लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं वो बात एआई कुछ सेकंड्स में कर सकता है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन ज्यादा रेलेवेंट होगा, वो जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा या फिर वो जो बदलते हुए सच को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा? आंसर अगले छोटे से एग्जाम्पल में। 2016 में स्टॉकफिश 8 दुनिया का चैंपियन चेस कंप्यूटर था। 2017 में गूगल के AlphaZero ने उसे हरा दिया। स्टॉकफिश 8 स्पेशल है क्योंकि उसके पास आज तक के सारे चेस गेम्स का डेटाबेस, सारे चेस मूव्स रेडी है। एक सेकंड में वो 70 मिलियन पोजीशंस कैलकुलेट कर सकता है, और AlphaZero बस 80,000। लेकिन AlphaZero ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो वो खुद के साथ गेम्स खेलता गया और खुद के ही मूव से सीखता गया। AlphaZero ने स्टॉकफिश 8 के साथ टोटल 100 गेम्स खेले, जिनमें से AlphaZero 28 टाइम्स जीता और 72 टाइम्स गेम ड्रॉ हुआ, लेकिन AlphaZero कभी हारा नहीं। कैन यू गेस AlphaZero प्रोग्राम को जीरो से चेस का चैंपियन बनने के लिए कितना टाइम लगा? चेस के मूव्स को समझने से लेकर दुनिया का चेस चैंपियन बनने के लिए उसे कितना टाइम लगा? सिर्फ 4 घंटे। That's the power of machine learning and that's the power of AI. एआई टेक्नोलॉजी डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से कुछ कंपनीज के हाथ में सच को मैनिपुलेट करने की ताकत आ चुकी है। आज भी लोग व्हाट्सएप पर आने वाले फॉरवर्ड्स बिना पढ़े सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। सोचिए, अगर एआई का इस्तेमाल करके हमारे पीएम के वीडियोस को मैनिपुलेट करके कल गलत मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगे तो एआई जनरेटेड इमेजेस इतने रियल लगते हैं कि लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? हमने एआई के हाथ वो पावर दे दी है जो पूरे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वो पावर है द पावर ऑफ ट्रूथ। अगर आपने ChatGPT यूज किया होगा तो शायद आपको पता होगा कि अक्सर उसके आंसर्स एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन एआई को लगता है कि वो सही है। So AI can be awfully discriminatory if a good job is not done at the level of the data to analyze whether there's some inset biases that can be perpetrated to the use of the AI application and ultimately harm given groups of citizens that are disproportionately affected by the decision taken by AI. There are many cases in the history where AI has produced undesired outcomes. Even a company like Amazon had to scrap their recruiting algorithm because it was discriminating women. Many applications in the healthcare system fail with population of color, for example. आज जैसे लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर या फिर इंटरनेट पर पड़ी किसी भी न्यूज पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं, वैसे अगर एआई पर यकीन करने लगे तो एंड दैट्स द रियल डेंजर। एआई के डेंजर से बचने के लिए हमें एज अ कंट्री अपना खुद का एआई डेवलप करना होगा ताकि हम एआई थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर सके, फैक्ट चेक कर सके और फ्यूचर में आने वाले एआई अटैक से लड़ सके। ये सुनने में एक पैराडॉक्स या फिर विरोधाभास है, लेकिन ये है आज की सच्चाई। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना। एआई एक टूल है जिसमें कई देशों ने एक हेड स्टार्ट पाई है। भारत के यूथ को भी कमर कस कर फ्यूचर के लिए रेडी होने की जरूरत है, और यही इंपॉर्टेंट बात। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।